हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे कोलंबो में एनएसए स्तरीय सम्मेलन में डोभाल की रणनीति से चीन होगा चौपट। 4 देशों के इस बड़े फैसले में मालदीव भी शामिल। बताएंगे दोस्तों बड़ी बेहतरीन खबर, अभी की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी तो वहीं बताएंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध आखिर कब होगा खत्म, क्या भारत से निकलेगा शांति का रास्ता। जेलेंस्की की प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत बड़ी डिमांड। जी हाँ दोस्तों, खुद जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी से यह बड़ी मांग, बड़ी डिमांड कर दिया। बताएंगे वो क्या है मांग और डिमांड। जी हाँ, तो वहीं बताएंगे आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन करेंगे इस देश की यात्रा। जी हाँ, क्रेमलिन की बेखौफियत से इंटरपोल में मच गया हड़कंप। बताएंगे आखिर किस देश की यात्रा करने वाले हैं पुतिन गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद भी। जी हाँ, तो वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हुई मोहम्मद यूनुस से बात। क्या दोस्त बनेंगे ये दोनों देश, क्या भारत को कर देंगे दरकिनार। बताएंगे दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमेशा की तरह। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर अपने भारत देश का विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कोलंबो में एनएसए स्तरीय सम्मेलन में डोभाल की रणनीति से चीन होगा चौपट। 4 देशों के इस बड़े फैसले में मालदीव भी शामिल। बता दें श्रीलंका में चल रहे 4 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा स्तरीय सम्मेलन में बड़ा फैसला लिया गया है। भारत कहने से अजीत डोभाल के प्रस्ताव पर तैयार हुई इस रणनीति से चीन की हर चाल अब चौपट हो जाएगी। दोस्तों भारत के साथ ही साथ मालदीव, मॉरिशस एवं श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और सदस्य देशों के सामने मौजूद सीमा पार खतरों एवं साझा चुनौतियों के समाधान वास्ते कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया है। आज इस बाबत एक समझौता ज्ञापन पर चारों देशों ने मिलकर हस्ताक्षर कर दिया। इससे विशेषकर चीन और पाकिस्तान को झटका जरूर लगेगा। खास बात यह है कि इस फैसले में भारत के साथ मालदीव भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अजीत डोभाल की कूटनीति हो और उसमें इंटरेस्टिंग चीजें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। इसका संबंध समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक और साइबर सुरक्षा से है, जहाँ भारत ने हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक चिंताएं सामने रखी है। यहाँ भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के प्रतिनिधियों के साथ चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है तथा चार्टर एवं समझौता ज्ञापन पर यह हस्ताक्षर कार्यक्रम CSC रोड मैप में एक मील का पत्थर है। उच्चायोग ने एक्स पर कुछ तस्वीरें भी डाली है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों ऐसे में वाकई में भारत ने अपने रणनीति से श्रीलंका के हर एक मुद्दे पर साथ देकर मालदीव तक को साध कर चीन को बड़ा हैरान कर दिया है। दोस्तों ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति चीन समर्थक माने जाते हैं मुइजू, उस तक को भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी ओर साध लिया है और अपने इस ग्रुप में शामिल कर लिया है, जो कि चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा पटकनी, बहुत बड़ा झटका देने वाला है। ऐसे में से अजीत डोभाल की इस रणनीति का अगर आप हमेशा से ही फैन रहे हैं दोस्तों, मानते हैं कि इन्होंने जो भी फैसले लिए हैं वो 100% कामयाब हुए हैं, तो थैंक यू अजीत डोभाल जी। भारी मात्रा में कमेंट में कहिएगा दोस्तों। तो वही बता दें एनएस अजीत डोभाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और पीएम से भी मुलाकात की। उन्होंने 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने समेत अन्य श्रीलंकाई नेताओं से मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करें, जहाँ रूस यूक्रेन का युद्ध कब होगा खत्म, क्या भारत से निकलेगा शांति का रास्ता। जेलेंस्की की पीएम मोदी से बहुत बड़ी डिमांड। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर एक नया प्लान बनाया है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से भारत में एक शिखर सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा है। लोगों के मुताबिक पिछले सप्ताह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये प्रस्ताव रखा था जब वो यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। जेलेंस्की का लक्ष्य नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले नेताओं की दूसरी बैठक आयोजित करना है। जी हाँ, इससे पहले जून में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। रशिया अब तक यूक्रेन की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ है। रूस और भारत के बीच अच्छे संबंध है। ऐसे में यूक्रेन अगर भारत में मीटिंग कराने में कामयाब होता है तो ये जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीएम मोदी ने शांति प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छा का संकेत तो दिया है। युद्ध खत्म करने से जुड़ी समिट की ओर भी सख्त आवश्यकता हो गई है, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क
क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। यूक्रेन की सेना ने इस महीने रशिया के कुजर के इलाके में अचानक से हमला कर दिया है। रूस इस हमले से हिल गया। अब ऐसे में दोस्तों क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जेलेंस्की के इस रिक्वेस्ट पर सहमति देनी चाहिए? दोस्तों क्या वाकई में भारत में शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव का अप्रूवल दे देना चाहिए? दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, जर्मनी ने अफगानिस्तान के 28 नागरिकों को भेज दिया वापस। क्या है कारण? बता दें, जर्मनी ने तालिबान के शासन वापस आने के बाद पहली बार 28 अफगान नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया। इन सभी व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेवेस्ट्रीट ने बताया कि इन 28 अफगान नागरिकों पर कई अपराधों का आरोप था, लेकिन उन्होंने इनके अपराधों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं बताया। इस कार्रवाई को जर्मनी की आंतरिक मंत्री नैन्सी फेजर ने सुरक्षा का मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारा संवैधानिक राज्य ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। उन्होंने पुलिस और राज्य प्राधिकरणों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया है। जर्मनी के तालिबान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए सरकार को दूसरे माध्यमों से काम करना पड़ता है। शुक्रवार की कार्रवाई से ऐसा लगता है कि जर्मनी और तालिबान के बीच संबंधों में सुधार की संभावना भी नहीं है। पिछले सप्ताह अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए घर से बाहर अपना चेहरा, शरीर और आवाज छुपाना के लिए कानून लाया गया है। इसका जर्मनी ने भी विरोध किया था। दोस्तों वहीं बता दें, आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुतिन करेंगे इस देश की यात्रा। क्रेमलिन की बखौफियत से इंटरपोल में मच गया हड़कंप। दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के बावजूद मंगोलिया यात्रा पर जाने वाले हैं। मंगोलिया ऐसा पहला देश है जो कि आईसीसी का सदस्य है। ऐसे में पुतिन की गिरफ्तारी की आशंका है, बावजूद क्रेमलिन ने कहा है। क्रेमलिन दोस्तों रूस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को कहते हैं। उसने कहा है कि उसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी मंगोलिया यात्रा के सिलसिले में कोई चिंता नहीं है। मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का हिस्सा है और इस न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ पिछले साल गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि पुतिन का 3 सितंबर को मंगोलिया जाने का कार्यक्रम है। मार्च 2023 में आईसीसी से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुतिन की किसी आईसीसी सदस्य देश की ये पहली यात्रा होगी। आईसीसी ने यूक्रेन में संदिग्ध युद्ध अपराध को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस अदालत की स्थापना संधि रोम संविधि के मुताबिक जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है, वो यदि किसी आईसीसी सदस्य देश में कदम रखता है तो उसे गिरफ्तार करना उस देश का दायित्व बनता है। लेकिन अदालत के पास अपने आदेशों को लागू करने का क्रियान्वयन तंत्र नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हुई मोहम्मद यूनुस से बात। क्या दोस्त बनेंगे ये दोनों देश? क्या भारत को मिलेगा झटका? दोस्तों बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की। इससे अब दोनों देशों में नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश की बीएनपी पाकिस्तान का प्रबल समर्थक रही है, जिसकी मुखिया खालिद जिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि खालिद जिया ही सत्ता में होंगी। ऐसे में दोनों देशों के संबंध मधुर हो सकते हैं। शहबाज और यूनुस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के प्रति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देश आगे चलकर दोस्त हो सकते हैं। यहाँ जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई है कि अधिक क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों कभी बांग्लादेश जो पाकिस्तान से बात तो दूर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन शेख हसीना सरकार के पलटने के बाद अब शहबाज शरीफ तक ने अंतरिम सरकार को फोन कर दिया। ये वाकई में दोस्तों भारत के लिए तो झटके से कम नहीं है ये खबर, क्योंकि चीन से पहले ही बातचीत होती है पाकिस्तान की। चीन पाकिस्तान बेहतर दोस्त हैं, दोनों भारत के पड़ोसी हैं। एक बांग्लादेश ही ऐसा राज्य था जो पाकिस्तान से कटा हुआ था, लेकिन अब उसकी भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती होती दिखाई दे रही है, जो भारत के लिए दोस्तों हर तरीके से हर एक एंगल से बुरी खबर ही साबित हो रही है। इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दें, 10वें फिनटेक में भी आऊंगा। जी हाँ, पीएम मोदी का लंबे समय तक सत्ता में रहने का इरादा बता दिया उन्होंने अपना फुल प्रूफ प्लान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि वो 2019 में भी रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी करेंगे। कुछ राजनीतिक पंडितों ने दावा किया था कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के अपने दम पर बहुत बहुमत हासिल न करने के कारण मोदी की चमक फीकी पड़ गई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने फिनटेक उद्योग के कुछ जाने माने लोगों के एक समूह से कहा है कि वो 2029 में उनके 10वें वार्षिक कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2024 में उसके सांसदों की संख्या बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़ों को छू नहीं पाई और सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के दूसरे घटक दलों के समर्थन पर निर्भर है। अगले आम चुनाव अप्रैल मई 2029 में होने हैं। मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
फेस्ट का 5वां संस्करण है। मैं 10वें संस्करण में भी आऊंगा। ये वार्षिक आयोजन 2020 में शुरू हुआ था और 10वें संस्करण का आयोजन 2029 में होगा। दोस्तों पीएम मोदी जी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारत का फिनटेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया के जीवन को आसान बनाएगा। हमारा सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मैंने यहाँ कुछ स्टार्टअप शुरू करने वालों से मुलाकात की और उन्हें 10 काम सौंपे हैं, क्योंकि फिनटेक एक बहुत ही आशाजनक क्षेत्र है। मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक क्रांति व्यापक रूप से फैली हुई है और कोई भी व्यक्ति हवाई अड्डे पर पहुंचने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग सेंटर तक इसका साक्षी बन सकता है। ऐसे में दोस्तों जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वो फिनटेक के 10वें संस्करण में भी आएंगे, क्या वाकई में आपको लगता है दोस्तों कि 2029 में पीएम मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री, वो भी बहुमत के साथ? जिनको भी लगता है दोस्तों बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, चीन के खिलाफ जापान और भारत देंगे अमेरिका का साथ, जहाजों की करेंगे मरम्मत। दक्षिण कोरिया को मिल गई पहली डील। जी हाँ, अमेरिका एशिया में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को गहरा करने में लगा है। इस कारण उसने भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ महत्वपूर्ण डील की है। तीनों ही देशों में अमेरिका के जहाजों की मरम्मत होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका का जहाज निर्माण उद्योग ढह रहा है। इस बीच दक्षिण कोरिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी हानवा ओशन ने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है अमेरिकी सैन्य जहाजों के रखरखाव मरम्मत के लिए। यह देश का पहला कॉन्ट्रैक्ट है। हानवा ओशन ने घोषणा किया है कि उसे 40,000 टन सूखे कार्गो और गोला बारूद जहाज को ओवरहाल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस सौदे के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज को हानवा ओशन के स्वामित्व वाले जियोजे शिपयार्ड में डॉक करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त शिपयार्ड की फ्लोटिंग जहाज निर्माण सुविधाओं के इस्तेमाल करके तटवर्ती ओवरहाल कार्य किया जाएगा। जी हाँ, जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा अमेरिका अपने जहाजों के एमआरओ के लिए भारत के साथ भी जुड़ रहा है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के 20 सितंबर 2023 की बैठक के दौरान जारी एक संयुक्त बयान में अमेरिकी नौसेना के उपकरणों के रखरखाव में भारत की सहायता पर भी जोर दिया गया था। भारत की ओर से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, लार्सन एंड ट्रूबो और कोचीन शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप रिपेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वहीं बता दें, शेख हसीना की वापसी के सवाल पर भारत का सधा हुआ जवाब। किसे बताया बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी? आपको बता दें, बांग्लादेश में हुए बवाल के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। अब वहां सत्ता परिवर्तन के बाद कई विपक्षी दलों ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार से शेख हसीना की वापसी की मांग की है। इस मसले पर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हसीना की वापसी की मांग कर सकती है, तो उन्होंने इसे काल्पनिक मामला बताया, जबकि ये माना है कि पड़ोसी मुल्क में चल रही गड़बड़ियों की वजह से विकास के काम रुक गए हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में छात्रों के विरोध के बाद शेख हसीना ने 5 अगस्त को भारत में शरण ली थी। फिलहाल वो किसी महफूज जगह पर हैं, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उनके ठिकाने के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश में अशांति के कारण भारत बांग्लादेश के बीच चल रही कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के चलते कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम रुक गए हैं। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, हम अंतरिम सरकार से बातचीत करके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो वहीं बता दें, मालदीव के डॉलर की कमी दूर करने के लिए मुइजू का बहुत बड़ा जुआ, क्या पार लगेगी देश की अर्थव्यवस्था की नैया? बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक कानून बनाने का फैसला किया है। इस कानून के तहत कारोबारियों को डॉलर और दूसरे विदेशी मुद्राओं में पेमेंट लेना होगा और सरकार को भी अपना बकाये का भुगतान डॉलर में करना होगा। सरकार ने यह फैसला देश के सामने गहराते डॉलर संकट को दूर करने के लिए लिया है, लेकिन इससे देश को दो तरफा मार पड़ सकती है। ये मालदीव के वित्तीय और आर्थिक संकट की वजह लिया गया फैसला माना जा रहा है। सरकार को डॉलर में भुगतान प्राप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। फिलहाल देश में केवल स्थानीय मुद्रा रूपिया MVR ही कानूनी रूप से स्वीकार्य करेंसी है। जी हाँ, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुइजू के इस फैसले पर एक्सपर्ट की राय बटी हुई है। दोस्त, ऐसे में अब आप समझ सकते हैं वाकई में इस खबर को सुनने के बाद कि वाकई में समय सबसे बलवान होता है। जैसे ही नए राष्ट्रपति बने थे मुइजू, इनके अंदर इतनी ज्यादा अकड़ थी कि उनके साथ में चाइना खड़ा है। वो भारत को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, भारत को हर तरीके से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे मालदीव से। लेकिन दोस्तों, आज वो दिन है और उनका वो पहला दिन था। इन दोनों दिनों में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। आज उनको लग रहा है, उनको रियलाइज हो रहा है कि उनका असली दोस्त भारत ही था और भारत ही रहेगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी के लिए बनाए ऐसे नियम जिसमें ऐसे लोग रहे सावधान वरना निपट जाएंगे। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की अध्यक्षता वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी विचारधारा, निष्ठा और प्रदर्शन में पिछड़े हुए सदस्यों को हटाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पार्टी के लगभग 10 करोड़ सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण को और मजबूत करना है। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC की केंद्रीय समिति के कार्यालय ने नियम जारी किए। इन नियमों में
बताया गया है कि खराब प्रदर्शन करने वाले और पार्टी के अयोग्य सदस्यों के मामलों से कैसे निपटा जाना चाहिए। केंद्रीय समिति के संगठन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 27 अनुच्छेदों वाले ये नियम पार्टी के पूर्ण और कठोर अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि ये जरूरी है कि चीनी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और पेशों में शामिल पार्टी के सदस्य सार्वजनिक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। पार्टी अनुशासन के अनुसार सदस्यों को नास्तिक होना चाहिए। तो दोस्तों वहीं बता दें, पाकिस्तान पर तालिबान की बहुत बड़ी स्ट्राइक, घर से कर्नल को उठा ले गए, आतंकी मुंह छिपाते फिर रहे शहबाज और मुनीर। दोस्तों तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना का कर्नल उठा लिया, पाकिस्तान के इलाके से अगवा कर लिए। जिस तालिबान को कल तक पाकिस्तान कसमें खा कर सपोर्ट कर रहा था, उसी तालिबान ने ऐसी स्ट्राइक की है, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान के पीएम दोनों अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। अब तालिबान ने ऐसी डिमांड रखी है जिसे सुनकर पाकिस्तानी जनरल के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार एजाज सैयद ने बताया कि पाकिस्तानी फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 3 भाइयों समेत अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान में अजीब और गरीब वाकया हुआ, इससे पहले हमने नहीं देखा या सुना। पाकिस्तान के ही एक अन्य पत्रकार नजम सेठी ने कहा कि वो वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए हैं, इधर बलोच हमारे गले पड़ गए हैं। एक अन्य पाकिस्तानी पत्रकार तलत हुसैन ने कहा कि एक फौज के अफसर का मस्जिद में से अगवा हो जाना, फिर उसकी वीडियो का सामने आना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वहीं बता दें, आईएनएस अरिघात तो बस ट्रेलर है। भारत के इस बिग बॉस के नाम से कांपे चीन पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान एक तरफ तालिबान और बलूच लड़ाकों से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर उसके लिए नया खौफ पैदा हो गया है। इस्लामाबाद के इस नए खौफ की वजह से भारत की नई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात, जिसे 24 घंटे पहले विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इस पिछले 24 घंटे से इस्लामाबाद में अरिघात की चर्चा हो रही है। दरअसल में पाकिस्तानी सेना ने परमाणु पनडुब्बी का नाम तो सुना है, पर इसके पास इसे बनाने या खरीदने के पैसे नहीं हैं। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आईएनएस अरिघात परमाणु पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसके साथ ही भारत के पास अब 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी बनाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुना है। दोस्तों अरिघात पहले भारत ने और स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई, जिसका नाम है अरिहंत, और वो भारतीय नौसेना में शामिल है। अब तक ये बताया गया था कि अरिघात और अरिहंत एक जैसे हैं, हालांकि नौसेना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरिघात में ज्यादा मिसाइलें लोड की जा सकती हैं, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा ताकतवर है, इसमें ज्यादा संख्या में लंबी दूरी की K-15 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। दोस्तों वही बता दें, पाकिस्तान के साथ बातचीत का युग खत्म हो चुका। जी हाँ, पाकिस्तान संग रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शुक्रवार को पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों के बारे में खुलकर बात की। राजदूत राजीव सीकरी की नई पुस्तक स्ट्रेटजी कंडम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध वार्ता का युग समाप्त हो चुका है। यानी कि दोस्तों जयशंकर जी ने इस बयान से बड़ा मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ जाने का कोई मतलब नहीं, यानी पीएम मोदी जी नहीं जा सकते पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी ने मांगी माफी। क्या कहा बता दें, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में बीते दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ। शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में इस घटना को लेकर माफी मांगी है। पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर माफी मांगते हुए कहा है कि हमारे लिए शिवाजी आराध्य हैं। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जब मुझे पीएम का उम्मीदवार घोषित किया था, तब सबसे पहले मैं रायगढ़ गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पिछले दिनों सिंधु दुर्ग में जो हुआ, शिवाजी ये सिर्फ नाम नहीं है, वो सिर्फ राजा नहीं है, हमारे लिए शिवाजी आराध्य हैं। शिवाजी के चरणों में नमन करके माफी मांगता हूँ। जी हाँ, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सबसे बड़ा दिल दिखाया है दोस्तों माफी मांगकर वाकई में। तो वहीं बताते, राहुल गांधी की भारत डोजो यात्रा पर भड़की मायावती, कहा यह गरीबों का है मजाक। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को घोषणा की है कि वो जल्द ही भारत डोजो यात्रा शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा है कि शुक्रवार को कहा है कि ये गरीबी से जूझ रहे लोगों के साथ एक मजाक है और खेलों का राजनीतिकरण हानिकारक है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेट भरे लोगों के लिए दोजा व अन्य खेलकूद के महत्व से किसी का इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि के त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या, जो पेट पालने हेतु दिन रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर हैं। भारत डोजो यात्रा क्या उनकी उपहास नहीं? तो वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने उड़ाया सीएम योगी जी का मजाक, कहा लाल टोपी उनके लिए उपयोगी है जिनके सिर पर बाल नहीं। दोस्तों समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को कन्नौज के गौरियापुर गांव पहुंचे। उन्होंने वहां पर पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे की मां के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए
योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हरियाणा में पीडीए फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि पार्टी तय करेगी कि कहां चुनाव लड़ना है। भविष्य में पार्टी पूरे देश में अपना परचम लहराए, इसके लिए समाजवादी कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाल टोपी पहनने वालों के काले कारनामे उजागर होने संबंधित सीएम योगी के बयान पर उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग तिलमिला जाते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी कभी जब लोग आहत होते हैं तो और भी ज्यादा बोल जाते हैं। लाल रंग को समझना होगा, ये लाल रंग क्रांति का है, ये लाल रंग हमारी भावनाओं का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। जब हमारे यहाँ कोई पारिवारिक समारोह होता है तो लाल रंग सबसे ज्यादा दिखता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं और हम जब दुखी होते हैं तो भी हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सिर पर तो बाल हैं, ये टोपी उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जिनके सिर पर बाल नहीं है। हमारे देवी देवताओं के सभी कार्यक्रम लाल रंग के होते हैं, इसीलिए उन्हें हर जगह लाल ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, उनके लिए उपयोगी है जिनके सिर पर बाल नहीं है। ये किसको संकेत कर रहे हैं? अखिलेश यादव। तो वहीं आपको बता दें, शरद पवार ने Z+ सुरक्षा लेने से कर दिया इनकार, सरकारी गाड़ी को भी ठुकरा दिया। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इंडिया टुडे में छपी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार को Z+ सुरक्षा देने का आदेश दिया था। हालांकि सूत्रों की माने तो शरद पवार ने Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा मिलना उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया भी हो सकता है। तो वहीं बता दें, 3 नए वंदे भारत ट्रेनों की मिलेगी सौगात, प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार यानी आज उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। पीएमओ की शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ, लखनऊ, मदुरै, बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल के बीच इन ट्रेनों का शुभारंभ कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।